Hello everyone, welcome to Quantum Mind. So this is our class 11th of teaching methodology series, which is going to be very important for your DSSB exam. So let's start it. Question number first is, a student who is tired of hearing his father's nagging will do his homework. He does the homework to remove the nagging. This type of reinforcement is known as. एक छात्र जो अपने पिता की डांट फटकार सुनकर थक गया है, वह अपना होमवर्क करता है। वह डांट फटकार को दूर करने के लिए होमवर्क करता है। इस प्रकार के सुदृढ़ीकरण को क्या कहा जाता है, क्या किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे एक बच्चा जो है परेशान हो चुका है अपने फादर की नेगिंग से, डांट फटकार से, एंड वो इसको अवॉइड करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है। तो इसकी वजह से वो क्या करता है, अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर रहा है टू अवॉइड हिज फादर्स नेगिंग। तो यहाँ पे जो कौन सी चीज यहाँ पे काम कर रही है, पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। सेकंड है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण। थर्ड है पॉजिटिव पनिशमेंट, सकारात्मक दंड। फोर्थ है नेगेटिव पनिशमेंट, नकारात्मक दंड। तो यहाँ पे जो काम करेगा वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो रहा है, यहाँ पे नकारात्मक सुदृढ़ीकरण हो रहा है, क्योंकि बच्चा जो है उसको कोई चीज अनप्लीजेंट लग रही है, उसको पसंद नहीं आ रही है, एंड उसको वो उससे क्या है अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो उस चीज को वो अवॉइड करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो है अपना काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, ताकि उसको ये चीजें फेस ना करनी पड़े कि उसका फादर नैग हो रहा है या फिर उसको जो है डांट फटकार सुनने को मिल रही है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ही इज डूइंग हिज होमवर्क। तो ये यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो रही है, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चा होमवर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी करेक्ट। Question number second is, Friedman and Rosenman have classified individuals into. जो फ्रीडमैन एंड रोजनमैन है, इन्होंने क्लासिफाई किया था इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को, निम्न प्रकार के वर्गीकरण में। ये थे टाइप ए पर्सनैलिटी, एंड एक थी टाइप बी पर्सनैलिटी। जो टाइप ए में आएंगे वो आते हैं जो पॉजेस करते हैं हाई मोटिवेशन, कि हाईली मोटिवेटेड लोग होते हैं, पॉजेस हाई मोटिवेशन, कि वो बिल्कुल मोटिवेटेड है और उन्हें पता है कि उन्हें ये कार्य करना है या नहीं करना, वो बिल्कुल अपने काम के प्रति मोटिवेटेड है। और इनमें जो है पेशेंस की कमी होती है, पेशेंस जो है वो लेस होता है, लैक ऑफ पेशेंस होता है, बिकॉज दे वांट टू डू थिंग एट दैट टाइम ओनली। उनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो चाहते हैं कि वो इस चीज को अभी के अभी पूरा कर ले, ठीक है। और ये कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत कॉम्पिटिशन की भावना होती है इनमें, एंड ये एम्बिशियस भी होते हैं, एम्बिशियस जो इस टाइप के लोग होते हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी वाले। टाइप बी पर्सनैलिटी जो होती है वो होती है रिलैक्स्ड टाइप, रिलैक्स्ड एंड इजी गोइंग टाइप, कि उनको ये है कि काम जब होगा हो जाएगा, एंड दे आर नॉट सो मच टेंस्ड अबाउट द वर्क। उन्हें है कि कोई चीज होनी होगी तभी होगी, आराम से होगी, रिलैक्स नेचर होता है। रिलैक्स नेचर होने की वजह से इनमें जो है पेशेंस काफी होता है, तो पेशेंस रहता है इनमें काफी। तो टाइप ए एंड टाइप बी में इन्होंने डिवाइड किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे होगा स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए? फर्स्ट है मोटिवेशनल वीडियोस, आपसे मोस्ट इफेक्टिव पूछा गया है, मोस्ट इफेक्टिव वे। पहले मोटिवेशनल वीडियोस, प्रेरक वीडियो। सेकंड है गिविंग एग्जांपल्स, उदाहरण के माध्यम से आप जो है मोटिवेट कर रहे हैं। थर्ड है पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, सकारात्मक कक्षा वातावरण। फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो जो मोस्ट इफेक्टिव वे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्योंकि जो क्लासरूम होता है वहाँ पे जो बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, सबसे ज्यादा लर्निंग उसकी क्लासरूम में होती है, तो उसको जो है वहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, सकारात्मक जो है वातावरण मिलना चाहिए, तभी एक लर्निंग जो है इफेक्टिव वे में हो पाएगी। तो मोस्ट इफेक्टिव वे जो है मोटिवेट हो पाएगा, अगर सकारात्मक वातावरण रहेगा तो बच्चा अपने आप मोटिवेट हो पाएगा एंड चीजों को लर्न कर पाएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा उसका। नकारात्मक वे हो जाएगा तो उसको चीजों से सीखने के प्रति जो है इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। Question number 4 is, according to J.B. Watson, how many emotions are present at the time of birth of a child? J.B. Watson के अनुसार बच्चे के जन्म के समय कितनी भावनाएं मौजूद होती है? तो J.B. Watson के अनुसार जो है बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय पे 3 टाइप्स ऑफ इमोशंस आर देयर, जो कि है फियर, उसके बाद है एंग्री टाइप का इमोशन होता है, एक होता है हैप्पीनेस। आप देखेंगे फियर का ऑप्शन जो इमोशन है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देखेंगे बच्चा जो है क्राई कर रहा है,
डर के मारे रो रहा है तो वहाँ पे फियर टाइप का इमोशंस होता है, या फिर उसकी जो ब्रीदिंग है वो फास्ट हो गई है तो वहाँ से भी फियर टाइप का इमोशन शो होता है। एंग्री, अगर आप बच्चे को बात करा रहे हैं, नहला रहे हैं तो उसको वो चीज़ें पसंद नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसका वहाँ पे एंग्री टाइप का इमोशंस आ जाता है। हैप्पीनेस की बात करें तो व्हेन यू टिकल अ चाइल्ड, की टिकलिंग कर रहे हैं, उसकी गुदगुदी कर रहे हैं तो उसको हैप्पीनेस, खुशी जाहिर करता है वहाँ पर वो, तो यहाँ वहाँ पे हैप्पीनेस इमोशन देखने को मिलता है। तो मेनली जो है इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इमोशंस की बात की थी जो बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग स्टाइल इन विच चिल्ड्रन लर्न। इनमें से कौन सी लर्निंग स्टाइल नहीं है। आपको लर्निंग स्टाइल पूछा है कि कौन सी अधिगम शैली के बारे में पूछा गया है कि कौन सी नहीं है जिसके माध्यम से बच्चा जो है सीखता है। तो लर्निंग स्टाइल्स की बात करें तो लर्निंग स्टाइल्स होती है ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब कि वो बच्चा जो है सुन के, हियर करके जो है चीजों को सीख रहा है, ये लर्निंग स्टाइल होती है। फिर है विजुअल, कि बच्चा जो है चीजों को देख कर जो है चीजें सीख रहा है साइट के माध्यम से। एंड जो नेक्स्ट है वो है टेक्टाइल। टेक्टाइल, और आप इसको काइनेस्थेटिक भी बोल सकते हैं, काइनेस्थेटिक, कि उसे टच के माध्यम से जो है चीजों को लर्न कर रहा है। तो ये लर्निंग स्टाइल की बात करें तो स्मार्ट बोर्ड इज नॉट अ लर्निंग स्टाइल, इट इज अ लर्निंग टूल की तरह जो है आप इसे यूज करेंगे। तो ये जो स्मार्ट बोर्ड है इट विल नॉट कम इनटू द लर्निंग स्टाइल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच थ्योरी स्टेट्स दैट इफ द इंडिविजुअल लर्न्स एनीथिंग विद रूल्स, कि कोई ऐसी कौन सी थ्योरी जिसमें जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, वो सीखता है किसके माध्यम से, रूल्स के माध्यम से, देन द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इंक्रीज, कि जब वो रूल्स के माध्यम से सीखता है तो उसकी जो ट्रांसफर है लर्निंग हो पाती है एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो बढ़ जाती है, सीखने का स्थानांतरण बढ़ जाता है। तो मतलब बच्चे ने कोई रूल सीखा है, कोई फॉर्मूले सीखे हैं एंड वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है, फ्यूचर में अगर उसको उसी टाइप के क्वेश्चंस मिले तो वो उस रूल को यूज करके उन टाइप के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकता है। वहां पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा कि कोई रूल्स जो है उसको बाद में यूज हो पा रहे हैं, उसकी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हो पा रही है किसमें, इनटू अ न्यू सिचुएशन में, वो अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर पा रहा है इनटू अ न्यू सिचुएशन। तो जब ऐसा होता है कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है इनटू अ न्यू सिचुएशन एंड जो चिल्ड्रन है वो एनी किसको लर्न करता है विद द हेल्प ऑफ रूल्स, तो ये होता है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, सामान्यकरण का सिद्धांत में ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मेनी टाइप्स वी कैन यूज फॉर करिकुलम एडेप्टेशन। करिकुलम एडेप्टेशन के लिए, पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाने के लिए कि हम कितने प्रकारों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइप्स यूज किए जाते हैं वो 9 टाइप्स के यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इसके 9 टाइप्स को अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, क्वांटिटी देखी जाती है उसकी, इनपुट देखा जाता है उसका, आउटपुट कितना आएगा वो होता है, उसके बाद पार्टिसिपेशन कैसे होगा करिकुलम में, आप ये सब चीजें जो है ध्यान रखते हैं, पार्टिसिपेशन क्या होगा। उसके बाद बात करें टाइम, समय कितना लगेगा उस चीज में, डिफिकल्टी लेवल देखा जाएगा, डिफिकल्टी। इसके साथ साथ आप ऑल्टरनेट जो गोल्स है, गोल्स एक मेन गोल होगा, एक ऑल्टरनेट गोल्स भी देखेंगे, ऑल्टरनेट गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसपे जो करिकुलम एडेप्टेशन है बेस्ड होता है। इसके बाद लेवल ऑफ सपोर्ट, कितना क्या जरूरत पड़ेगी सपोर्ट की, लेवल ऑफ सपोर्ट एंड इनपुट आउटपुट, पार्टिसिपेशन, टाइम, डिफिकल्टी, ऑल्टरनेट गोल्स, लेवल ऑफ सपोर्ट एंड जो लास्ट है वो हो जाएगा आपका इसके साथ सब्स्टिट्यूट करिकुलम, सब्स्टिट्यूट करिकुलम। ठीक है, तो these will be the types which we can use for curriculum adaptation। पाठ्यक्रम अनुकूलन के लिए हम इतने प्रकारों का उपयोग करते हैं। तो 9 will be the answer। क्वेश्चन नंबर 8 था एनसीईआरटी was established in। जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो इसकी स्थापना कब हुई थी, पहला है 1972, सेकंड है 1971, थर्ड है 1961, फोर्थ इज 1965। तो जो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1961 में, जुलाई 27 1961 में। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स टीचर्स CWSN स्टूडेंट, कि इनमें से कौन से टीचर है जो पढ़ाते हैं किसको, CWSN स्टूडेंट्स को। CWSN स्टूडेंट्स, यहाँ पे CWSN जो है वो है यहाँ पे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं जिनको जरूरत है, उस स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए कौन से टीचर जो है, कौन से टीचर पढ़ाते हैं उनको, फर्स्ट है पीईटी, सेकंड है एससीटी, थर्ड है काउंसलर, फोर्थ है ईबीजीसी। तो यहाँ पे एससीटी जो है वो टीच करते हैं CWSN स्टूडेंट्स को, एससीटी जो यहाँ पे है स्पेशल एजुकेशन टीचर, स्पेशल
एजुकेशन टीचर। तो ये स्पेशल बीएड वगैरह करके आते हैं, डिफरेंट कोर्सेज करके आते हैं एंड ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पढ़ाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एट द एलिमेंट्री लेवल हाउ अवेयरनेस ऑफ रीजनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एल, कि आप क्या बच्चे को अवेयर कर रहे हैं अबाउट द रीजनल आर्ट्स, जो उसके क्षेत्रीय कला है उसके बारे में, शिल्प के बारे में, क्राफ्ट्स के बारे में, तो ये किस तरह से हेल्प करेगा उसको। फर्स्ट, टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोमोट ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड आर्ट पीसेस, पारंपरिक एवं समकालीन कला और कलाकृति को मान्यता देना और बढ़ावा देना। इससे अगर आप अवेयर करेंगे बच्चों को रीजनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में, तो वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा ट्रेडिशनल आर्ट को, कंटेम्प्रेरी आर्ट को कर पाएगा, आर्ट पीसेस को रिकॉग्नाइज करने में मदद करेगा, ये सब बढ़ावा देगा। तो फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है, टू सेंसिटाइज द चिल्ड्रन अबाउट द प्लूरलिस्टिक कल्चरल लीजेसी ऑफ इंडिया, अवेयरनेस ऑफ लोकल क्राफ्ट्स, की अवेयर हो जाएगा वो लोकल क्राफ्ट्स के बारे में। रियल बात है कि सेंसिटाइज भी होगा, वो क्या है, संवेदना प्रकट करेगा अपनी जो शिल्प है, स्थानीय शिल्पकारी है उसके प्रति, सांस्कृतिक विरासत है उसके प्रति, उसमें क्या है, जागरूकता पैदा होगी, संवेदनशील बनेगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है सही होंगे अगर आप बच्चों को अवेयर कर रहे हैं अबाउट द रीजनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोर्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इनमें से कौन सा जो है सोर्स होगा, लिंग भेदभाव का स्रोत है। फर्स्ट है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, आप देखेंगे बहुत सारे शैक्षिक अवसर ऐसे होते हैं जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। सेकेंड है गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियों में भी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है। थर्ड है फैमिली एंड पेरेंट्स में भी, फैमिली में भी, परिवार में भी जो लड़के लड़की में भेदभाव देखने को मिलेगा आपको। इन तीनों में ही, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, लिंग भेदभाव देखने को मिलता है। तो तीनों ही जो है स्रोत होंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल विल बी करेक्ट हियर। Question number 12 is when a variety of materials is used in school, what is it called? जब आप बहुत सारे materials को use कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, डिफरेंट सामग्री का यूज किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की सामग्री का, ताकि जो बच्चे की लर्निंग है वो डेवलप हो सके, इंक्रीज हो सके। अगर कोई वीकर सेक्शन है वहां पे आप टीचिंग मटेरियल का यूज कर रहे हैं कि इस जो आपकी डिफिकल्टी लग रही है उसके हिसाब से आप टीचिंग मटेरियल को बना रहे हैं और प्रॉपर जो है सिचुएशन के हिसाब से टीचिंग मटेरियल का यूज किया जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट है मटेरियल ओमिशन, सामग्री चूक। सेकेंड है मटेरियल सब्स्टिट्यूशन, सामग्री प्रतिस्थापन। थर्ड है मटेरियल एक्सपेंशन, सामग्री विस्तार। फोर्थ इज मटेरियल एडेप्टेशन। तो देखिए आप अनुकूल बना रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग मटेरियल को, कि किस सिचुएशन में आपको कौन से टीचिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कौन सा टीचिंग मटेरियल चाहिए। तो ये सब आप अनुकूलित बना रहे हैं वातावरण के हिसाब से। तो ये हो जाएगा मटेरियल एडेप्टेशन, सामग्री अनुकूलन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ स्पीच डिसऑर्डर। यहाँ पे स्पीच डिसऑर्डर, बोलता है कोई जो बच्चा, कोई व्यक्ति, स्पीच डिसऑर्डर को आप किस तरह से, कौन सा सिम्टम देख के पता करेंगे कि इसमें स्पीच डिसऑर्डर है, कौन सा वाक दुर्बलता का लक्षण है, कौन सा लक्षण होगा इनमें से। फर्स्ट है डिले इन अंडरस्टैंडिंग, जो बच्चा उसको समझने में देरी कर रहा है, वो चीजें समझ में नहीं आ रही है, लेट समझ में आ रहा है। सेकेंड है गेटिंग टायर्ड इजीली, आसानी से थक जाता है। थर्ड है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग कॉन्टिन्यूसली, लगातार बोलने में कठिनाई हो रही है। थर्ड है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। तो देखिए यहाँ पे स्पीच की बात हो रही है, बोलने की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्पीकिंग का जो डिफिकल्टी आएगी वो आएगी यहाँ पे डिफिकल्टी इन स्पीकिंग कॉन्टिन्यूसली। स्पीक की बात हो रही है, स्पीच की बात हो रही है कि बच्चे को बोलने में कठिनाई हो रही है, वो लगातार जो है बोल नहीं पा रहा है, थोड़ी देर के लिए बोलता है उसके बाद लगातार बोलने में उसको दिक्कत आ रही है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कठिनाई हो रही है। तो यहाँ पे आप पता लगाएंगे कि इसको जो है स्पीच डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द इवेल्युएशन ऑफ जजमेंट इंडिकेट्स, कि जो इवेल्युएशन ऑफ जजमेंट की बात हो रही है, निर्णय का मूल्यांकन, निर्णय की बात हो रही है यहाँ पे, जजमेंट की बात हो रही है, तो ये मूल्यांकन क्या सूचित करता है, किसको सूचित करता है। फर्स्ट ऑरल एंड ऑब्जेक्टिव वैल्यूज, मौखिक और उद्देश्य मूल्य। सेकेंड डिसीजन एंड सब्जेक्ट वैल्यूज, निर्णय और विषय मूल्य। थर्ड है ओपिनियनेटेड एंड सब्जेक्टिव वैल्यूज, सब निर्धारित व्यक्तिपरक मूल्य। फोर्थ है लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव वैल्यूज, भाषण वस्तुनिष्ठ मूल्य। तो देखिए ओपिनियंस आएंगे यहाँ पे, निर्णय की बात हो रही है तो ओपिनियंस मैटर करेंगे। ओपिनियनेटेड होगा वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव होगा, व्यक्तिपरक होगा। तो यहाँ पे जो है थर्ड जो ऑप्शन हो जाएगा ओपिनियनेटेड एंड सब्जेक्टिव वैल्यूज विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन अवर कंट्री, कि 2011 का जो सेंसस है, जनगणना है जो 2011 की, उसके अनुसार देश में लिंगानुपात कितना है, कि लिंगानुपात कितना है। सेक्स रेशियो पूछा आपसे, सेक्स रेशियो जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर
नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, तो ये था 943 जो है आपकी सेक्स रेशियो थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ये जो है 2001 के कंपैरिजन में, जो 2001 में थी वो थी 933, तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा थी 2011 में। ठीक है, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ था थोड़ा सेक्स रेशियो में, तो ये 2011 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 943। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज सो वेल, कि आपको जो है समझ में आ गया अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है, DSSB के एग्जाम से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।